नमस्कार दोस्तों, आदित्य ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ग्रह साधना की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की साधना के बारे में। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति साधना के बारे में मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं। अब यह इसका तीसरा वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन पे, भौतिक जीवन पे इसके प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रभाव तो यह आपके जो पिता या फिर दादा होते हैं उन पर डालता है। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब अवस्था में बैठे हों तो ऐसे इंसान की अक्सर उनके पिताजी से बिल्कुल नहीं बनती। उनके पिताजी की कमाई वो घर पे कम खर्च होकर बाहर वाले पे ज़्यादा होता है। ऐसे जातक के पिता अपने घर की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं और ऐसे जातक के पिता किसी ऐसे काम में उलझ जाते हैं, ऐसी संगत इनको पड़ जाती है कि इनका जो सारा खर्च है वो गलत कामों में लग जाता है। यह इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है हमारे जीवन पे। ऐसे व्यक्ति को दादा का सुख नहीं मिल पाता, अर्थात कम उम्र में ही इनके दादाजी की मृत्यु या देहांत हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति जब खराब हो तो गृहस्थ जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। बार बार रिश्तों में तनाव या झगड़ा, बार बार मतलब अपने ही परिवार या अपने संबंधी से लड़ना या बार बार झगड़ा होना, यह देवगुरु बृहस्पति के खराबी के लक्षण हैं। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब अवस्था में हो तो आपकी इनकम सोर्स कितनी भी ज़्यादा हो, आपकी कमाई लाखों में हो पर बचत 1 रुपया भी ना रहेगा, उससे ज़्यादा आपके जीवन में कर्ज चढ़ जाएगा। यह देवगुरु बृहस्पति की खराबी की सबसे बड़ी लक्षण है। मतलब देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं एक स्थायी संपत्ति आपको देते हैं। अगर आपके पास एक स्थायी संपत्ति इकट्ठी नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब अवस्था में है। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति जब आपकी कुंडली में खराब अवस्था में बैठे हों तो आप समझ जाइए कि आपका व्यापार यहाँ से मंदा चलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अच्छे खासे चलते हुए व्यापार रुक जाते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है, राहु के साथ इनका संबंध बन जाए, केतु के साथ ये जाके बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए तो ये यहाँ पे चंडाल योग का निर्माण कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ करने लायक रह ही नहीं जाते। अगर देवगुरु बृहस्पति 10वें घर में बैठ जाएं तो फिर इनका जीवन मतलब कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर पाते। मतलब ज़िंदगी में सपने तो बड़े बड़े देखेंगे पर कभी उस टारगेट को हासिल नहीं कर पाते। ऐसे इंसान को नौकरी देने में इतनी मुश्किल होती है कि आप मत पूछिए। और साथ ही साथ एक नौकरी के बाद दूसरी नौकरी, दूसरी के बाद तीसरी, मतलब बार बार इनका नौकरी से छूट जाना, अलग हो जाना या नौकरी से निकाल दिया जाना, यह देवगुरु बृहस्पति के खराब या चंडाल योग की निशानी हो जाती है। और जब आपकी कुंडली में चंडाल योग हो, खासकर यह योग जब एक लड़की की कुंडली में हो जाए तो यह योग सबसे खराब माना जाता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी के लिए दर दर भटकता है, अपने रोजगार के लिए दर दर भटकता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति या ऐसी कन्या को बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ता है। बदनामी मतलब कई बदनामी तो ऐसी होती है जो उनके कर्मों की वजह से, ऐसे इंसान गलत संगत या गलत कर्मों की वजह से बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाते हैं। या जो भी काम करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लोगों की नज़रों से छुप नहीं पाता और ये उस काम में बदनाम हो जाते हैं। दूसरी चीज़, कई बार तो इनको ऐसी बदनामी का सामना करना पड़ जाता है जो काम इन्होंने कभी किया ही नहीं हो। कई बार इनके ऊपर ऐसे केस भी लदते हुए देखे गए हैं जो गुनाह इन्होंने कभी किया ही नहीं हो। इस पे यह चंडाल योग की सबसे बड़ी निशानी है दोस्तों। और यह योग अगर 11वें घर पे बन जाए तो फिर बहुत बुरा होता है, 12वें घर पे तो और ज़्यादा बुरा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जब खराब अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। फिर
उसका जीवन ही इतना ज़्यादा दुष्कर हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वह कर्जों पे कर्ज से लद चला जाता है, ना तो उसका व्यापार चल पाता है, ना ही उसे कोई नौकरी मिल पाती है, ना ही किसी और कार्य में सफलता, ना तो वह पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अच्छा होता है। और दूसरी बात, अगर उस जातक की कुंडली इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ पे बृहस्पति इतने ज़्यादा खराब हों तो वह नास्तिक हो जाता है। अब नास्तिक हो गया तो फिर वह ग्रहों के उपाय करेगा भी तो करेगा कैसे, क्योंकि उनको तो इस चीज़ पे विश्वास है ही नहीं। तो फिर ऐसे जातक का उद्धार भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिना उपाय किए बिना यहाँ पे तो देवगुरु बृहस्पति ठीक होने से रहे। तो अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब है तो मान के चलो आपके जीवन में सब कुछ खराब हो सकता है। फिर आपको बाकी चीज़ों को सुधारने में और कठिनाई होगी, फिर आप कोई उपाय कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको उन उपायों पर भरोसा ही नहीं होगा। और जब आपके पास उन उपायों को करने पर भरोसा होगा नहीं तो वो उपाय आपके काम करेंगे नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुंडली में अन्य ग्रहों को ठीक करने से पहले अपनी कुंडली में सबसे पहले लग्नेश और देवगुरु बृहस्पति को ठीक कीजिए। जब ये दो ग्रह ठीक हो जाएं तो होता ये है कि आपके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ जाता है, अपने उपायों के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। और जब उपायों के प्रति विश्वास बढ़ता है तो ऑलरेडी सारे उपाय काम करते हैं, और एक करके आप अपने सारे ग्रहों को ठीक करके अपने जो जीवन में चल रही बुरी बुरी समस्याएं हैं, कठोर दंड के स्वरूप जो आपकी जिंदगी चल रहा है, मतलब जिंदगी इतनी दुष्कर हो गई है कि जीना मुश्किल हो गया है। रात को ढंग से आप सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, खर्चे पे खर्चे बढ़े जा रहे हैं, बचत हो नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सबसे बड़े जो जिम्मेदार जो ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति ही बन जाते हैं। कहीं ना कहीं इनकी खराबी है। दोस्तों, अगर ये ग्रह अच्छी अवस्था पे होकर पहले घर में बैठ जाए देवगुरु बृहस्पति तो फिर कहना ही क्या। और बहुत सारे बुरे दोषों को तो यूं ही समाप्त कर देते हैं। कुंडली में बड़े बड़े जो दोष हैं उनको समाप्त करके उन पे अपनी दृष्टि डाल के उनको ठीक करने की क्षमता देवगुरु बृहस्पति रखते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, इसलिए सबसे ज़्यादा जोर मैं बृहस्पति साधना पे सबसे पहले देता हूँ, उसके बाद ही आप अन्य ग्रहों की साधना करें। यूँ तो कहा जाए कि अगर आपके लगने से बृहस्पति हैं तो फिर आपको कहना है कि आपको इनकी साधना तो करनी ही चाहिए। कर्क लग्न हो गया, मेष लग्न हो गया, मीन लग्न हो गया, धनु लग्न हो गया, इन 4 लग्नों के लिए तो देवगुरु बृहस्पति पारस पत्थर के समान है। ऐसे जातक को सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की साधना करनी चाहिए, क्योंकि मेष लग्न वाले बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं, क्रोध के कारण अपना काम बिगाड़ लेते हैं। मीन लग्न वाले बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, भावुकता के कारण अपना काम बिगाड़ लेते हैं। धनु लग्न के जो जातक होते हैं कभी कभी ऐसा टारगेट कर लेते हैं जो वो उनके लिए सही नहीं होता, इस कारण उनकी ज़िंदगी दुष्कर हो जाती है। और कर्क लग्न वालों को कहना ही क्या, इनमें ये 2 ग्रहों के स्वामी हैं तो 9वें और दूसरे 6वें घर के कई बार ये बहुत ज़्यादा कर्जे में फंस जाते हैं, या प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस के ये अपनी ज़िंदगी बिगाड़ लेते हैं। यहाँ पे इनको समझ में ही नहीं आता कि मैं इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूँ, या ब्रेकअप होने की अवस्था में इतनी ज़्यादा तनाव की स्थिति में आ जाते हैं कि इनसे निकला कैसे जाए। तो कहीं ना कहीं इन चारों जो कुंडली या लग्न हैं इन पे देवगुरु बृहस्पति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे जातक को सबसे पहले यूँ कहा जाए लग्नेश के बाद इनकी साधना करनी ही चाहिए। और मीन और धनु लग्न के तो लग्नेश ही स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इनको तो इनकी साधना करनी ही चाहिए। दोस्तों, अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो आपके पास चाहे कितनी भी धन दौलत कितनी भी संपदा हो, आप शांतिपूर्वक सुखीपूर्वक आप जीवन जी ही नहीं पाएंगे। अगर आपके पास लाखों रुपए भी हैं और आप उस पैसे को बचा नहीं पा रहे हैं, मतलब उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मतलब का। यूँ तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी 10,000 की पूंजी लेके एकदम सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं। गांव में आप जाके देख लीजिए, उनके पास तो इनकम कोई सोर्स ही नहीं है, वो केवल खेती किसानी करके ही अपने जीवन को चला रहे हैं और सुखी भी हैं। ना उन्हें किसी का टेंशन है, ना कोई शोक है। तो यह सब प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जो जीवन में जो सुख का जो प्रभाव है, जो चौथा घर है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का होता है। तो अगर आप अपने जीवन में वास्तव में सुख चाहते हैं और खासकर इसी जीवन में चाहते हैं तो आपको देवगुरु बृहस्पति को ठीक करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। दोस्तों, इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ।
अब मैं एक लास्ट वीडियो देवगुरु बृहस्पति के ऊपर बनाऊंगा, जिस पे मैं आपको यह बताऊंगा कि इनको किस कुंडली पे इसका क्या क्या प्रभाव रहता है और उनको ठीक कैसे किया जाए।